सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल सेटअप किया है मैथ्स इन डीप के नाम से, जहां पर मेरा एम है 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक्स हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अभी तक क्या था, अभी तक मैंने क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, उसको मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए और वो चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपको 11th की मैथ्स पे कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11th की मैथ्स पे भी वीडियोस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मेरा फर्स्ट चैप्टर सेट्स है, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा। तो हम लोग यहीं से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब आपको क्या होगा, क्लास 11th की मैथ्स पे रेगुलरली वीडियोज मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स क्या है, जब भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज सेट, ठीक है, तो जहां पर सेट्स का नाम आता है वहां पर कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत सारी चीजें एक साथ रखी हों। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं एक साथ रखी हुई हैं जहां पर हम सेट्स का नाम सुनते हैं। ठीक है, हमें डेफिनेशन नहीं मालूम है, फिर भी हमें ऐसा लगता है। तो सेट्स क्या है, तो जब भी सेट्स की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या बात आती है, सबसे पहले बात आती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। अब इसको आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहिए या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कहिए, दोनों सेम बातें हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि द कलेक्शन, हमें कलेक्शन लेना है, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनका एक कलेक्शन लेना है, तो एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मुझे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेना है लेस देन 10। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमें क्या करना है, हमें लेना है कलेक्शन, ठीक है, हमें लेना है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लेना है जो कि क्या है, लेस देन 10 है। तो अब मैं आपसे कहूं कि इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फर्दर आगे बढ़ता जाता है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या है, 9 है। तो इस कलेक्शन में कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए। कैसा कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। किस तरीके के नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, जो कि लेस देन 10 है। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का क्या कर सकते हैं, एक कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमें कलेक्शन लेना है इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं अगर उनका कलेक्शन लेना है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए, ई, आई, ओ और क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि हमें लेना है कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। हमें सभी की सॉल्यूशंस का कलेक्शन लेना है। किसके सॉल्यूशंस का, तो हमें इक्वेशन दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x और +6 = 0। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे, तो x = 3 आएगा और x = 2 आएगा। यानी कि इसके सॉल्यूशन के कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एक एलिमेंट तो 3 हो जाएगा और एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का एक कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो आप उसका कलेक्शन ले सकते हैं, या उसमें से जितने भी किंग्स हैं आप उनको निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो सभी किंग्स का कलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन बना सकते हैं। अब बात आती है कि सेट क्या होते हैं, आखिर हम किस कलेक्शन को सेट कहेंगे। ठीक है, तो जब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कलेक्शन दिया है, जब हम उस कलेक्शन पर कोई कंडीशन इंपोज कर देते हैं तो वही जो कलेक्शन होता है वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास सेट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या निकल के आई, तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन निकल के आई कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इससे पहले भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, यहां भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन किस तरीके के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो इसके लिए कंडीशन आई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अब इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है,
अब हिंदी में समझिए तो इसका अगर मीनिंग निकाले तो क्या हो सकता है कि कोई भी चीज जो अच्छे से क्या हो, परिभाषित हो, उसी को क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, अब अच्छे से परिभाषित होने का क्या मतलब है, तो सेट के रेफरेंस में अगर हम इस वेल डिफाइंड की मीनिंग को समझे ना, तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर कोई सेट बना रहे हैं तो उसका जो मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है ना, तो वो अगर मेरे अकॉर्डिंग जो एलिमेंट आ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग भी वही एलिमेंट आने चाहिए। मतलब पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, कलेक्शन लेना है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में सभी वॉवेल्स का कलेक्शन लेना है, तो आप कहोगे कि सर इसमें फिर इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए ई आई ओ और क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में यही वॉवेल्स होते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं भी यही चीज लिखूंगा, ए ई आई ओ यू। आप लिख रहे हो तो आप भी यही ए ई आई ओ यू लिखोगे, या किसी भी थर्ड पर्सन से हम बोलेंगे कि वॉवेल्स का कलेक्शन लिख दो तो वो भी यही लिख देगा। हाँ, अगर कोई नहीं लिख पाता है ऐसा, तो इसका मतलब उसको एबीसीडी फिर नहीं आती है। ठीक है, तो फिलहाल उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी को आती है एबीसीडी और उससे कहोगे कि आपको वॉवेल्स का कलेक्शन लेना है, तो क्या करेगा, वो कह देगा कि इसमें ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहां पर क्या है, ये चीज फिक्स है, इसके एलिमेंट फिक्स है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से पूछेंगे तो इसके अंदर वो बी लिख देगा। भाई जब बी वॉवेल है ही नहीं तो इसके अंदर वो लिखेगा ही नहीं। यानी कि पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज, या इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ये होता है यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आपको क्या करना है, आपको नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लेना है। कौन से नेचुरल नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का, जो कि क्या हो, 10 से छोटे हों। तो आप क्या कहोगे, सर इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब मैंने कहा 10 से छोटे हों तो सर ये इतने ही आएंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10 एंड इवन नेचुरल नंबर्स। अब किसी से भी मैं कहूं कि आपको इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 10 से छोटे हों, तो यही चीज तो लिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर 3 डाल देगा। 3 डालेगा तो मतलब उसको डेफिनेशन नहीं आती, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, आपके हिसाब से भी वही एलिमेंट आएंगे, या किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से भी यही एलिमेंट आएंगे। तो ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का। यानी कि पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, वो मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है यहां पर वेल डिफाइंड की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा तो कैसे चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, इसके डेफिनेशन ये भी देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं, आपको क्या करना है कि इस वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड मैथमेटिशियन जो है, टॉप 5 मैथमेटिशियंस, उनका क्या है, कलेक्शन लेना है। तो अब देखो यहां पर क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमने पैरामीटर नहीं रखा है 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस को जज करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि नहीं, जिसने मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैं उसी को मैथमेटिशियन मान लूंगा। आप कह सकते हैं कि नहीं सर, जिसने पीएचडी कर रखी हो मैथमेटिक्स में मैं उसको मैथमेटिशियन बोलूंगा। ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन कह सकता है कि नहीं, मैं आप दोनों को नहीं मानूंगा, जिसने पोस्ट डॉक्टरल कर रखा हो मैं उसको मैथमेटिशियन मानूंगा। तो मेरे हिसाब से कोई और है, आपके हिसाब से कुछ और है, और थर्ड पर्सन के हिसाब से कुछ और है। यानी कि अगर हम एक कलेक्शन लेते हैं टॉप 5 रिनाउंड मैथमेटिशियन का इस वर्ल्ड के, तो जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वह एक सेट नहीं होगा। तो समझ में आ रही है बात कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। देखो बस केवल वेल डिफाइंड का खेल ही यहां पर है, और तो कुछ नई डेफिनेशन मैंने ऐड नहीं की है। तो वेल डिफाइंड का प्रॉपर मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मतलब वहां पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो मेरे अकॉर्डिंग हो वही आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे टॉप 5 या बेस्ट 5 एक्टर्स का एक सेट लेना, सॉरी देखो मैंने सेट बोल दिया, हमें पहले सेट नहीं बोलना है, हमें पहले कलेक्शन लेना है, फिर देखना है कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, और अगर वो वेल डिफाइंड है तो फिर उसको सेट बोलना है, पहले आप उसको सेट नहीं बोल सकते। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे बेस्ट 5 एक्टर्स का एक कलेक्शन लेना है, और फिर मैं आपसे कहूं कि यह कलेक्शन एक सेट है कि नहीं है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो देखिए मैंने कहा कि आपको टॉप 5 बेस्ट एक्टर चुनने हैं। ठीक है, तो आप में से कोई कह सकता है कि नहीं, मेरे हिसाब से उस टॉप 5 की लिस्ट में अमिताभ बच्चन जी का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं,
मेरे हिसाब से टॉप 5 की लिस्ट में श्रद्धा कपूर का नाम होना चाहिए। ठीक है, मैं उनको बेस्ट एक्टर मानता हूं। ठीक है, फिलहाल आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, वो तो आपके ऊपर है। तो अब मैंने क्या कहा, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वहां पर हमने कोई पैरामीटर नहीं डिसाइड किया कि इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें टॉप 5 बेस्ट एक्टर चुनने हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल देखने का जो नजरिया है वो यहां पर चेंज हो रहा है। इसीलिए अगर हम टॉप 5 एक्टर का अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो कलेक्शन क्या होगा, वो कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से टॉप 5 बेस्ट एक्टर कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से कोई और हो सकता है। तो वहां पर क्या है, वहां पर जो अब इसके एलिमेंट होंगे, इसके अंदर हम 5 बेस्ट एक्टर के नाम लिखेंगे, तो आपके हिसाब से लिस्ट कुछ और आएगी, मेरे हिसाब से कुछ और आएगी। हाँ, हो सकता है 2-4 कॉमन हो जाएं, 1-2 एक्टर कॉमन हो जाएं, लेकिन लिस्ट अलग अलग हो सकती है वहां पर, यानी कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे, यानी कि वो जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल से सेट की डेफिनेशन है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो उस सेट के अंदर जो आ रहे हैं ना, उनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, या उनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी उनको हम नाम दे सकते हैं, या उनको हम मेंबर्स कह सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि ए इस सेट का क्या है, एक मेंबर है, या ओ इस सेट का क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के, आपकी बुक में दिया था, मैं सोचा मैं बता देता हूं। ठीक है, हाँ, और हम मतलब जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं एनसीईआरटी की बुक को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग एक बुक परचेज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका वही है। क्या होगा कि कोई एक्सरसाइज दी है तो क्या करेंगे, हम उसके पहले, उस एक्सरसाइज के पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे लेक्चर में, उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि उसके मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब एक्सरसाइज के पहले का लेक्चर वो एक्सरसाइज, फिर उसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे, फिर वो एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास बुक रहेगी तो आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेट की डेफिनेशन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहां पर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, पीपल टू पीपल उसका नजरिया देखने का वो चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है, एप्सिलॉन नाम देते हैं उसको। ठीक है, और उसको सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग ई लिखते हैं तो इसको क्या करिए, थोड़ा सा यहां से घुमा दीजिए, तो ये हो गया। तो इसको नाम हम लोग एप्सिलॉन देते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं कि जैसे इसमें जो एलिमेंट हैं उनको रिलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे ए इसमें है तो हम लिखते हैं ए, फिर यहाँ पर एप्सिलॉन लिखते हैं। और अगर अच्छा, हाँ एक चीज, हाँ ठीक है, 2 चीजें और बतानी है मुझे। हम सेट को, भाई रिप्रेजेंटेशन देखना है तो सेट को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैपिटल लेटर से, सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैपिटल लेटर कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां पर है तो इसको हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए हमारा सेट है। मतलब जब भी सेट का रिप्रेजेंटेशन लेना होगा तो कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर के जो एलिमेंट लेने होंगे वो हम स्मॉल लेटर से लेने होंगे। लेटर आप कोई भी चूज करें, आपके ऊपर है। ठीक है, तो जस्ट एक कन्वेंशन है, आप लोग याद रखिएगा कि हम जो सेट है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं लिखूं इसको कैपिटल ए मान लूं तो ए, ई, आई, ओ और क्या हो गया, यू हो गया। अब एप्सिलॉन का यहां पर क्या यूज है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ए इस ए सेट में है या ई इस ए सेट में है, तो इसको हम लिखते हैं ई, फिर एप्सिलॉन, फिर ए। यहां पर इस एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ई बिलोंग्स टू ए। ई बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि ई जो है वह इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ई सेट ए में क्या है, प्रेजेंट है। जैसे यहां पर 6, अगर मैं इस सेट को बी नाम दे दूं तो बी में 6 है तो क्या लिखेंगे, 6 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब जैसे यहां पर बी, अब देखिए यहां पर क्या है, इस सेट में बी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं
कि बी डज नॉट, अब इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी जो है वह सेट ए में नहीं है। तो सिंपल सा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बुक में बहुत ही अच्छे से लिखा है। फिलहाल बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैंने सोचा अब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दूं। वीडियो ठीक है थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को हर एक चीज एक जगह मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, मतलब हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वहां पर दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक हमारा होता है रोस्टर आर टैबुलर फॉर्म और दूसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम पहले रोस्टर आर टैबुलर फॉर्म की बात करेंगे। तो देखिए रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में क्या होता है कि इन रोस्टर फॉर्म आर टैबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। ठीक है, मतलब जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे सेट का या टैबुलर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली वहां पे क्या होगा लिखा जाएगा, और एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे कॉमा के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, और उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे दो ब्रैकेट्स में रख देंगे, करली ब्रैकेट्स में। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जैसे कि अभी हमने लिखा था, अब जैसे कोई एलिमेंट यहाँ पर यहाँ लिख देंगे फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देंगे फिर कॉमा, तो ऐसे ही क्या करेंगे एलिमेंट्स को हम लिखते चले जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअली हमें एलिमेंट्स एक एक लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब हमें 10 से छोटे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स है उनका एक सेट बनाना है, और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म में। तो क्या करेंगे, पहले करली ब्रैकेट लगाएंगे, अब इधर का बाद में लगा देंगे, भाई पता नहीं कहां तक जाता है, तो जहां पे सेट एंड होगा वहां पे लगा देंगे। अब देखिए हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि ऑड हो और 10 से छोटे हों, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इवन है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 9 आएगा। अब यहाँ पर 10 से छोटे 9 आएगा, 10 से आगे जाएंगे तो क्या होगा, मतलब 10 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये एंड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद कर देंगे, बीच में हम कॉमा लगा देंगे। तो ये होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर क्या करते हैं कि इंडिविजुअली हम हर एक एलिमेंट को वहां पर उस सेट के अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42, आपकी बुक का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसके बाद हमें एग्जांपल लेना है, द सेट ऑफ ऑल, एक्चुअली क्या है ना लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं बोल देता हूं प्रॉपर चीजों को, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और लिखने से ज्यादा चीजों को समझने में बिलीव किया कीजिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच, क्योंकि लिखी तो बहुत चीजें रहती हैं कॉपी में, एग्जाम में काम हो जाती हैं जो हमें समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42, जो कि क्या है 42 को डिवाइड करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, तो अगर आप ये सेट बनाते हैं तो कौन कौन से आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा। ठीक है, बस तो ये क्या हो गए, ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। सॉरी 2 नंबर और छूट गए हैं यहाँ पर, 21 आएगा और कौन सा आएगा 40, भाई तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को क्या करते हैं हम इंडिविजुअली मेंशन करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो भाई बहुत सारी रिवर्स है, अब सबका नाम तो लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एक नाम लिखे फिर कॉमा, यहाँ पे एक नाम लिखे फिर कॉमा, यहाँ पे एक नाम लिखे फिर कॉमा,
मतलब ये ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक नाम लगाए फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिखे फिर कॉमा, यहाँ पे एक नाम लिखे फिर कॉमा, फिर क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखना है, किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहाँ तक चलते जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। मतलब ये सेट क्या है, सेट का एंड नहीं हो रहा है, ये सेट आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा वो। ठीक है, और इनफाइनाइट तक हम कभी जा नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि हमें सेट को इंडिविजुअली, सेट के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली वहां पर क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ये बता रहे हैं कि एक चीज और ये मेंशन कर रहे हैं कि जब भी रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब किसी भी सेट के नोटेशन को या किसी भी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन लेना है। हम जानते हैं कि ये कलेक्शन एक सेट बनाता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, AEIOU। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया, आप आए, आपने क्या किया, आपने कहा सर हम ऐसे ही इसको लिख रहे हैं, हम ए लिख रहे हैं, फिर आई लिख रहे हैं, फिर ओ लिख रहे हैं, फिर ए लिख रहे हैं, फिर यू लिख रहे हैं। या कोई थर्ड पर्सन आया, वो कहा नहीं हम आप दोनों के तरीके से नहीं लिखेंगे, हम इसको उल्टा लिखेंगे, यू ओ आई ई एंड ए। तो अब इसमें भाई ये भी वॉवेल्स का कलेक्शन है, ए भी वॉवेल्स का कलेक्शन है, ए भी वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो उसमें बताया गया कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स का पोजीशन है वो मैटर नहीं करता। मतलब किसी भी एलिमेंट को आप कहीं भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यह सेट क्या होगा, यह सेट और यह सेट, ये तीनों के तीनों सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से लिखिए। हाँ बस अब मैं कहूं कि आपको कलेक्शन लिखना है सभी वॉवेल्स का, आपने केवल 3 ही एलिमेंट लिखे, बाकी नहीं लिखे, तो ये चीज गलत होगी, क्योंकि मैंने कहा आपको सभी वॉवेल्स का कलेक्शन लिखना है, तो ये चीज गलत हो गई। ठीक है, आपको लिखना है सभी के सभी वॉवेल्स का कलेक्शन, लेकिन वो अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी तरीके से लिखिए। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट थी कि रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स का जो कलेक्शन हो, मतलब एलिमेंट्स का जो पोजीशन है या जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। एक चीज और है कि क्या एलिमेंट को हम यहाँ पर डबल, भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे हमें कॉमा लगा के और एक बार ओ को फिर से लिख दूं, तो ये भी तो कलेक्शन ही लिखा है। किसका कलेक्शन लिखा है, मतलब किसका कलेक्शन लिखा है, वॉवेल्स का कलेक्शन लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, ओ को 2 बार लिख दिया, तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन है कि हम इस सेट में किसी भी एलिमेंट को क्या करेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। जैसे कि मैं आपके सामने ये वर्ड लिख दूं, कौन सा वर्ड लिख दूं, स्कूल वर्ड लिख दूं, SCHOOL। अब मैं आपसे कहूं कि इसके सभी मतलब ये वर्ड है, ठीक है, अब मैं कहूं इसके सभी लेटर का आपको क्या करना है, कलेक्शन लेना है। तो मान लिया कि कलेक्शन का सेट क्या है, बी है, मैंने कहा था कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि नहीं हम सेट के एलिमेंट को स्मॉल से लिखते हैं, यहां तो कैपिटल आ रहा है, जो आ रहा है वो आप लिखो। और जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल से मतलब लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, कैपिटल लेटर है तो यही लिखेंगे। अब इसके सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन लिखना है, तो अब एस आया तो यहाँ पे एस लिख दिया, लगा दिया कामा। ये सभी लेटर का कलेक्शन लिखना है इसके अंदर। इसके बाद सी आ रहा है तो सी लिख दिया, फिर एच आ रहा है तो एच लिख दिया। अभी देखो, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ, फिर ओ आ रहा है तो ओ लिख दिया, फिर यहाँ पर ओ आ रहा है तो क्या ओ को दोबारा लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सिंपली इसके लेटर्स का, इसमें जितने भी लेटर आ रहे हैं उसका कलेक्शन लिखना है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ओ आ रहा है, कितनी बार आ रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, तो एल। तो ये क्या हो गया, इस वर्ड स्कूल, इस स्कूल वर्ड के सभी लेटर्स का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और दूसरी बात यह है कि हम किसी भी एलिमेंट को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन की बात करेंगे। तो अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो, वह किसी स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैं एक सेट में यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, इस सेट के अंदर अगर मैं ए ई आई ओ और यू को लिख दूं, ठीक है, ए ई आई ओ यू को,
और मैं आपसे कहूं कि इसको सेट इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी, अब देखो जब भी सेट बिल्डर नोटेशन में हमें किसी भी सेट को लिखना पड़ेगा ना, तो हमें उस सेट की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम क्या करेंगे, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये सब के सब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 4 9 16, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो अब मैं आपसे कहूं कि इस सेट की स्पेशल प्रॉपर्टी, भाई अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें इस सेट की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मैं कहूं कि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप सोचोगे थोड़ा, फिर देखोगे कि ये क्या लिखा है, ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 9 क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 16 क्या है, तो ये 4 का स्क्वायर लिखा है। तो आप देख रहे हो कि अरे ये तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा है। तो आपने स्पेशल प्रॉपर्टी पकड़ ली कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में लिखे हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो उनकी जो वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, तो इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस मतलब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टी आई है ना, उसी स्पेशल प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। कैसे? जैसे हमने सेट को बताया था कि v किसी भी तरह मतलब सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने मान लिया जैसे हमें इस सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने मान लिया कि ये सेट हमारे पास A है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक वेरिएबल लेंगे, तो x y z हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने x ले लिया, फिर यहाँ पे लगाते हैं कॉलन। अभी समझेंगे एक एक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको कॉलन बोलते हैं। x फिर लगाएंगे कॉलन, फिर यहाँ पर x की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब हम इस x को इस x से इसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर इस x को हम इंग्लिश अल्फाबेट का अगर वॉवेल बना दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो x कॉलन फिर क्या लिखेंगे, x इज अ वॉवेल, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि x क्या है, x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश या x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो अब देखो, अब भाई x क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो अब वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू होते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट थे वो सब इसके अंदर क्या हो गए, आ गए। तो ये होता है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसके लिए हमें जो स्पेशल प्रॉपर्टी है इस सेट के एलिमेंट की वो क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं इस सेट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने इसको कोई दूसरा सेट B मान लिया। अब इसमें x फिर कॉलन, फिर x इज क्या है, स्क्वायर ही तो है नेचुरल नंबर का। तो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x क्या है, x हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब मीनिंग क्या होती है, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, A इज अ सेट या A इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स या ऑफ ऑल x सच दैट। कैसे पढ़ते हैं इसको अच्छे से देखिए कि कैसे इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कॉलन की मीनिंग क्या होती है, तो देखिए इसमें जो कॉलन लगा है ना, ये जो कॉलन लगा है, जो यहाँ पे 2 बिंदी रखी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, तो अब इसका मतलब होता है कि फॉर ऑल, या हम इसको पढ़ते हैं कि ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब ये ब्रैकेट है, इसको मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल के लिए डिनोट हो रहा है। ठीक है, और ये एक्स है, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसके पढ़ने का तरीका है। अच्छा देखो, इस सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि इससे और स्टैंडर्ड नोटेशन है, थोड़ा मैथमेटिकल नोटेशन है ये।
यहाँ पर तो हमने सिंपली डेफिनेशन लिख दी, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि x, अब सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर लिख दें, ठीक है, और क्या कर दें, कॉमा लगा दें, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो सबसे स्टैंडर्ड नोटेशन है वो है यहाँ पे हम 2 लाइन खींच देते हैं, ये सबसे स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, तो अब ये क्या है, x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो क्या यह सेट इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप n को वेरी कराएंगे, और n क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो पहले क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, फिर n इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, और ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। तो ये सेट और ये सेट क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए भाई, 1 4 9 16 यही तो निकल के आएगा। तो ये हमारे पास होता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या है कि जिस स्पेशल प्रॉपर्टी को उस सेट के एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना होता है, और उस स्पेशल प्रॉपर्टी को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कोई कि ये क्या दिया गया है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को हम इंडिविजुअली लिखते थे। तो पहले तो हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख जाएंगे। एक्स प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो अब भाई इस सेट को लिखना है, तो हमने मान लिया कि ये कोई ए सेट है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, तो 1 माइनस 2, तो हमारा रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया, सिंपल सा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द सेट, एक सेट दिया है। अब देखो यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन दिया गया है, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं, हमने P मान लिया। ठीक है, अब सेट बिल्डर नोटेशन में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो x है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड और क्या है, x स्क्वायर लेस देन 40 है। ठीक है, अब देखिए, तो अब चलिए पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी कि हमें 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब अगर x बराबर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 40 से कम है, यानी कि 1 इसमें आएगा। 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 क्या है, 40 से कम है, यानी कि 2 भी इसमें आएगा। क्यों, क्योंकि 2 इस सेट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन कौन सी है, पहली बात तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, भाई वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी कंडीशन है कि उस एलिमेंट का स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या है, 40 से कम है, यानी कि जो 2 है वही सेट का एक एलिमेंट है। इस तरीके से आप लोग देख लेंगे तो 2 आएगा। 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 भी कम है, तो 3 आएगा। इसी तरीके से 4 आएगा, इसी तरीके से 5 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 भी 40 से कम है, तो 6 आएगा। अब जैसे ही 7 पे जाएंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और 49 40 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये सेट यहीं पर एंड हो जाएगा। और ये हमारा हो गया, इसका कौन सा नोटेशन हो गया, ये नोटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास एक सेट दिया गया है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। अब आप देख रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म से हमें जाना है सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं जिस प्रॉपर्टी को उस सेट के एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमें देख के पता करना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस से, ठीक है, और कॉमन सेंस तो बहुत होगा, ठीक है, ये आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या है 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट। तो अब हम देख रहे हैं ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है तो लिखा है। तो एक तो लिखने का तरीका ये होगा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ करने हैं क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी इंग्लिश भर दी वहाँ पे। तो देखिए इसको हम और भी ज़्यादा अच्छे वे में कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर है और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अब n नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्टिंग होगी, तो n को 1 लेंगे पहले, तो x इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, फिर n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर n इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब यही सेट आ जाएगा। यानी कि इस सेट से इस सेट में जा सकते हैं, या इस नोटेशन से इस नोटेशन में जा सकते हैं, और इस नोटेशन से इस नोटेशन में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा सा क्वेश्चन है, या अच्छा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 में फिर से हमें क्या दिया गया है, रोस्टर फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 4/5 है, और भी आगे दिया है, हाँ 5/6 है, यहाँ पर 6/7 है, और डॉट 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 है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। अब देखिए पहले तो प्रॉपर्टी देखिए जो इसके एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हो, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा था कि स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सोचेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि देखिए यहाँ पे 1 है तो नीचे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि नीचे जो है वह ऊपर से एक एक्स्ट्रा दिया है, एक ज्यादा दिया है। तो अगर हम ऊपर वाले को n मानते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, n+1 ही तो हो जाएगा। और n क्या है भाई, स्टार्टिंग 1 से ही तो हुई है, तो 1 n को क्या ले लें, नेचुरल नंबर ले लें। तो अगर इस सेट को हम लिखते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मान लिया कि वो सेट कोई भी मान लो, मान लिया कि वो सेट हमारे पास z है, ठीक है। तो z में सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, n/n+1 है, तो लगा देंगे कॉमा। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब n इक्वल टू 1 लेंगे तो 1/1+1 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2/2 + 1 तो 2/3 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 लेंगे तो 3/3 + 1 तो 3/4 आ जाएगा। मतलब इस सेट से इस सेट को फाइंड कर सकते हैं और इस सेट से इस सेट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देता हूँ, आगे के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं अब। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इधर ये कौन सा नोटेशन दिया है, इधर हमें नोटेशन दिया गया है, आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है, और इधर कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सिंपल हमें मैच करना है, क्योंकि हम जानते थे कि सेट बिल्डर से रोस्टर में जा सकते हैं और रोस्टर से सेट बिल्डर में जा सकते हैं। अब देखिए पहला अगर देखें तो क्या लिखा है, PRINCAL, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल के जितने भी डिफरेंट लेटर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे देखिए, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट का किसके साथ मैचिंग हो जाएगा, फर्स्ट का मैचिंग D के साथ हो जाएगा। सिंगलटन 0 है तो इसमें क्या आएगा, अब देखिए अगर हम इसके साथ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पहली बात तो ये पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, यानी कि A से मैच नहीं होगा। B में आते हैं तो x इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर तो है 0, लेकिन क्या x² - 9 0 है भाई, x² - 9 करेंगे, अगर x पे हम 0 रखें तो 0 - 9 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, जो कि 0 नहीं है, यानी कि इसकी डेफिनेशन को भी ये सेट फॉलो नहीं कर रहा है। और ये तो पहले ही मैच हो गया, तो क्या इसको फॉलो कर रहा है, तो x इज एन इंटीजर, अब 0 इंटीजर है तो है, एंड x+1 = 1, तो क्या x+1 = 1 है, तो भाई x के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो 0 + 1 करेंगे, और 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x+1 = 1 है, यानी कि इसको किससे मैच करेंगे, इसको मैच कर देंगे C से। इसको देखिए 1 2 3 6 9 8, अब इससे देख रहे हैं तो देखिए x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18,
तो भाई डिवीजन अब 18 तो दिख ही रहे हैं भाई। 1 18 को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 6 9 8 सबके सब 18 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये जो सेट है वह इसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम ए से मैच कर देंगे। अब बगैर देखे आप इसको इससे मैच कर दीजिए, लेकिन आपको लॉजिक समझना है। आप ऐसे मत किया कीजिए कि नहीं ये तो इससे मैच ही होगा। लॉजिक समझिए, रीजन समझिए। मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी एक स्टेप से नीचे वाला स्टेप लिखे ना, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि इस स्टेप से इस स्टेप में हम कैसे आए हैं, तभी मैथ्स पढ़ने का मजा आएगा आपको। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 - 3 है। अब यहाँ पे क्या है, x इज एन इंटीजर, तो भैया 3 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। लेकिन यहाँ पे एंड लगा है। एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो और ये भी फुलफिल हो। तो x² - 9 0 होना चाहिए। अब क्या है, तो अगर x = 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और -9, तो ये 0 हो रहा है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब क्या -3 फॉलो कर रहा है, तो -3 का स्क्वायर -9 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9 -9, तो ये भी 0 हो गया। यानी कि ये सेट इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसको हम किससे मैच कर देंगे, इसको हम बी से मैच कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से सभी एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए। तो इस फर्स्ट लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको समझ में ना आई हो या आपके समझने लायक ना हो। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ नहीं थी। तो अभी जस्ट ये बेसिक था। इसके आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छी लगेंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और फर्दर अगर आप लोगों को इस मतलब कोई प्रॉब्लम होती है या आप कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। या अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे इस समय वीडियो चाहिए कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे बहुत ही ज़रूरी है सर, इस पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो जिस टॉपिक पे मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो सबसे पहले बनाए जाएँ। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितना थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।